ఎస్ రాజ్యసభలో వక్ఫ్ సవరణ బిల్లుపై విపక్షాలు గందరగోళం సృష్టించాయి. రాజ్యసభలో వక్ఫ్ సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు మంత్రి కిరణ్ రిజిజు. ప్రస్తుతం కిరణ్ మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. एक तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वक्फ बोर्ड का वो काफी नहीं है और मैन पावर और फंड बहुत ही मीगर है, कम है, छोटा है, वो काफी नहीं है. दूसरा कहा कि ऐसा लगता है कि सारा जो झंझट है वो मुतावली पे केंद्रित है. मुतावली पॉइंट करना चाहिए, कैसे हटाना चाहिए, सारा विषय वही केंद्रित है. इसको भी पॉइंट आउट किया है. फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और सर्वे के बारे में वक्फ प्रॉपर्टी और लीगल जो सेटअप होना चाहिए वक्फ को लेकर के, इसके बारे में भी कंप्यूटराइजेशन ऑफ वक्फ बोर्ड, सेंट्रल डेटा बैंक होना चाहिए, इसका भी उस समय के जेपीसी ने कहा. म्यूटेशंस, रेवेन्यू रिकॉर्ड और to adopt sound and acceptable financial and budgetary practices, इसका भी सुझाव दिया. और फिर लीज करने का जो वक्फ प्रॉपर्टी को किस तरीके से लीज होना चाहिए, इसका भी सुझाव दिया है. जितना ये 3 कमेटी रिपोर्ट्स सचर कमेटी को मिलाते हुए जो जो मुख्य रिपोर्ट रिकमेंडेशन किया है, सर मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, वो सारा रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स को हम लेकर के आज ये बिल लेकर के, अमेंडमेंट बिल लेकर के इस सदन में आया है. इसलिए ये तीनों कमेटी, ये कांग्रेस सरकार में जो दूसरे और तीसरे कमेटी तो यूपीए सरकार थे, लेकिन शुरू वाला तो प्योर कांग्रेस गवर्नमेंट था. तो मैं मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी को और उसके जो सहयोगी दल है, मैं अपील करना चाहता हूं कि आज जो बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये 2025 का वक्फ संशोधन बिल लेके आया है, तो आपका ही सोच विचार को आप जो पूरा नहीं कर पाया, उसको पूरा करने का हिम्मत नरेंद्र मोदी जी सरकार ने लेके आया है, तो आप जरूर समर्थन करना चाहिए. आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, कई लोगों का हमने स्टेटमेंट सुना है, टेलीविजन में भी और कल दूसरे सदन में भी. ये कोई नया कदम तो हम नहीं उठा रहे हैं, इतिहास सबको मालूम है. संक्षेप में 1894 में जो प्रिवी काउंसिल ने वक्फ अल औलाद, जो बच्चों के लिए वक्फ क्रिएट करते हैं, उसको इनवैलिडेट करने के लिए एक ऑर्डर पास किया था, जो बाद में जाके बड़ा विषय बना. मुसलमानों का बड़ा दल गया, अपील किया ब्रिटिश हुकूमत के साथ. तब जाकर के 1913 में द मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट को पहले बार औपचारिक तौर पर कानून के रूप में इस देश में शुरू हुआ. फिर 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट पास किया गया, जो केंद्रित किया है अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के. फिर मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 पास हुआ, जो है रीइंफोर्सिंग द लीगल वैलिडिटी ऑफ फैमिली औकाफ. इस तरीके से शुरुआत हुआ. फिर हमारा देश आजाद हुई. उसके बाद 1954 में वक्फ एक्ट पारित हुआ, जिसमें स्टेट वक्फ बोर्ड्स का गठन का प्रावधान वहां से शुरू हुआ. फिर उसके बाद में 1959, 1964, 1969 और 1984 में वक्फ एक्ट 1954 को फिर से संशोधित करके यहां से पास हुआ. और 1995 में सबसे ब्रॉड बेस बिल फाइनली जो आया, जिसको आज हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसमें ट्राइब्यूनल गठन का प्रावधान रखा गया. सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो आज के दिन में मैं उसका अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं, उसका गठन हुआ. फिर जो वक्फ जिसका इनकम 5 लाख से ज्यादा है, उसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए, ये प्रावधान शुरू हुआ है. अध्यक्ष महोदय जी, ये जब चल रहा था, समस्या तो है, सबको मालूम है, और कमेटी का रिपोर्ट का भी मैंने जिक्र किया. लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हमको ये एक मेजर अमेंडमेंट आज लेके आना पड़ा.
2013 में यूपीए सरकार था और चुनाव सर पे था, चुनाव आने वाला था। उसमें यूपीए सरकार ने कदम उठाया कि कुछ बदलाव लाना चाहिए। उस समय सर यूपीए सरकार ने जो चेंजेस लाया है उसको मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बताना चाहता हूं। उस समय भी जेपीसी गठन हुआ, आज भी जेपीसी बनी है। फर्क क्या है सर? उस समय का सेलेक्ट कमेटी में 13 मेंबर थे और इस बार के जेपीसी में 31 मेंबर्स। उस समय का सेलेक्ट कमेटी का टोटल सीटिंग हुआ 22 बार, इस बार का जेपीसी का टोटल सीटिंग हुआ है